हाँ, सो वेलकम गाइज। मैन्युफैक्चरिंग का ये पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट वन में मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रो पार्ट देख लिया था, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। स्पेशली फॉर द नोट्स यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन टेलीग्राम, फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन इंस्टाग्राम। तो आई होप आप चलाते तो ज्वाइन हो जाइएगा। सो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो हमने जो पहला पार्ट देखा था मैन्युफैक्चरिंग का, हमें पता है कि एक सिंपल सा फंडा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसको एक अच्छे वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं, और वही मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होता है। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से में हमें इंडस्ट्रीज को देखना होता है, तो इंडस्ट्रीज में हम देख सकते हैं जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद आईटी इंडस्ट्रीज है। इस वीडियो के अंदर हम एक ही इंडस्ट्री की बात करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में हम सारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देंगे। इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो आज की डेट में हमारे लिए अच्छा मेजर क्यों हो सकती है, आप सिंपल सा समझिए। भारत अगर सबसे ज्यादा किसी भी चीज में अर्न करता है तो वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आजादी से बहुत साल पहले जमशेद सिंह टाटा जी ने, आपको पता होगा JRD टाटा, सॉरी इनको बोला जाता है, उन्होंने उस टाइम पीरियड पे आयरन जैसी इंडस्ट्रीज को बनाया था। और आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका के अंदर भी जब हुआ था, तो अगर उसका ग्रोथ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से, कॉटन इंडस्ट्रीज की वजह से, और रेलवे इंडस्ट्रीज की वजह से, इनकी वजह से बहुत तेजी से इनका बूम होने लग गया था। तो इसीलिए किसी भी देश को डेवलप करने के लिए इन बेसिक इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सरकार सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इनमें ही करती है, और सरकार को पता है कि इसके बिना भारत का भविष्य सोचा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक समझते हैं, पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। नंबर 1, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। कच्चा माल कुछ भी हो सकता है, आयरन और हमें पता है कि कोई भी फॉसिल्स जो होता है जमीन के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं आप लोगों को कि आप गड्ढा खोद के लोहा निकालने लगोगे, नहीं। एक तरीके का आयरन ओर होता है, एक तरीके की कोई भी क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कोई भी मिनरल्स होता है। इस मिनरल्स को हाईली टेम्परेचर में जनरेट करा जाता है, और उसके लिए हमें कोकिंग कॉयल जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है। फिर उसके हमें फायर क्ले की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम है, लाइमस्टोन है, डोलिमेट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जरूरत पड़ता है। उसको हम हाईली टेम्परेचर पे जलाएंगे, गर्म करेंगे, और इसके कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लोहे के रूप में इस्तेमाल हो पाते हैं। तो सिंपल सा समझ लीजिएगा कि भारत के पास ऐसी कोई खदान नहीं है कि खोदते रहेंगे और वो क्या कहते हैं लोहा निकलता रहेगा, नहीं। लोहे के नाम पे हमें आयरन ओर मिलता है, और उसी से हम सारा कुछ करते हैं। अब यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जिसमें हम ज्यादातर ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्लांट किसी ना किसी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये चीज जरूरी है। मिनी स्टील प्लांट, ये छोटे प्लांट होते हैं। रोलिंग माइल्स, जहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पिघला के उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से भेजा जाता है। दूसरा, यहाँ पे सहायक उद्योग, जो एक उद्योग के अलावा दूसरे और उद्योगों पे डिपेंड होते हैं, तो इस टाइप के। अब कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं, जिसमें से नंबर 1 ये हमें कोलकाता के अंदर देखने को मिला है, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। इसका पानी जो है आप देख सकते हैं, टिस्को का पानी जो है अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग, क्योंकि लोहे के लिए, लोहे की इंडस्ट्रीज के लिए, आयरन ओर की इंडस्ट्रीज के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। और उसके बाद आयरन ओर, हमें ऑफकोर्स पानी, आयरन ओर और कोल, उन तीनों की जरूरत होगी। तो कोल हमें यहां से मिलता है, आयरन ओर हमें यहां से मिलता है। आप देख सकते हो इमेजेस में, ये बस एग्जामिनर आपको बताना चाहता है, मे भी शायद से आपसे ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ही पूछ ले कि कहां पे, ठीक है ना। तो कोकिंग कॉल जो है हम यहां से लेते हैं, कोल यहां से, आयरन और यहां से, वाटर यहां से। तो ये टिस्को है, ठीक है। टिस्को को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहा जाता है। पेपर में MCQ के अंदर आ जाएगा, तो शायद से आ जाएगा। ये सिर्फ पूछ लेगा कि ये कहां पर है, तो आप कोलकाता याद रखिएगा, कोलकाता के अंदर में देखने को मिलता है। दूसरा एक और है, ये फैक्ट्री हमें क्या कहते हैं, एक जगह हीरापुर है, कुंडली है, और यहाँ पे बुरनपुर है, बुरनपुर, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है स्टील, आयरन स्टील प्लांट। इसमें कोल रानीगंज से, झरिया यहां से मंगाया जाता है, आयरन और यहां से, वाटर यहां से, और ट्रांसपोर्ट कोलकाता, ये सारी जगहों से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इस क्या बोलते हैं, सेल के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये है एक। उसके बाद कुछ और है हमारा, एक और है ये वाला ये एक नया है, ये भी है। उसके बाद रोकारो स्टील प्लांट, ये भी है हमारा। उसके बाद यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट, ये भी है हमारा। इसे सब में बता रखा है, पानी कहां से, कोल कहां से, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आपने थोड़ा सा पढ़ना है कि कहां से। ये वाला रशिया इंटीग्रेटेड, याद रखना, क्योंकि शुरुआती समय में हमारे इंडिया के अंदर
स्टील एंड प्लांट की शुरुआत करने वाले रशिया जो है उन्होंने हमारी मदद करी थी। तो ये है। अच्छा, कॉटन इंडस्ट्री के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये है कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो उस टाइम पीरियड पे सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से आती है। जब आपको पता है अंग्रेज लोग हमारी कंट्री के अंदर थे तो कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा हमारी कंट्री में मिलता था, और वो कॉटन जो था वो कौन सा था, वो कॉटन था हमारा मुस्लिन, है ना। उसके बाद चितंग करके था, और एक और है यहाँ पे कैलिकोस करके। लेकिन मलमल जो है ना, मुस्लिन, ये बहुत ही फाइन कॉटन हमारी कंट्री के अंदर मिलता था। उसका एकमात्र रीजन गुजरात में उगने का ये है कि गुजरात की मिट्टी कॉटन के लिए सबसे ज्यादा बेटर मानी जाती है। कॉटन इंडस्ट्री भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक हो सकती है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये सारी मेजर इंडस्ट्री है। तो कॉटन इंडस्ट्री भी इसमें डिस्कस आपसे करा जा रहा है। कॉटन इंडस्ट्री के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉटन की। जितना ज्यादा कॉटन उपलब्ध होगा उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं हम जो फाइन क्लोथ्स होता है वो बना सकते हैं। अब क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन के जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो कंफर्टेबल ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर उगने को मिलता है, और इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर इसका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन देखने को हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास हाईली स्किल्ड लोग भी हैं और हाईली स्किल्ड क्लाइमेट भी है, और साथ में यहाँ पे उस हिसाब से मिट्टी भी हमें देखने को मिल जाती है। एडवांटेजेस टेक्सटाइल के क्या है, क्योंकि हम कॉटन टेक्सटाइल सबसे अच्छा उगा पाते हैं। इसलिए मुंबई अगर आप देखें तो मुंबई में क्यों है, क्योंकि यहीं से ही क्या कहते हैं पोर्ट की फैसिलिटी है और दूसरी कंट्री में बेचा जाता है यहीं से ही। क्योंकि आपको पता था, आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जब मुंबई था वो सबसे पहले डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले मुंबई यानी कि उस टाइम का बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यही कैप्चर करा हुआ था, और सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई में स्टैब्लिश करी गई थी। इसीलिए यहाँ पे मुंबई में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये जो है मुंबई वो कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रीज का है, इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मशीन कैन बी इम्पोर्ट, बाहर से अगर कहीं मशीन लानी होती है तो मुंबई में आसानी से लाई जा सकती है। बाहर की जितनी भी कंट्रियों का अगर हेडक्वार्टर हमें देखना होगा तो मुंबई में ही हमें देखने को मिलता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज की, तो कॉटन इंडस्ट्रीज पहले ऑर्गेनाइज थी, फिर इंटीग्रेटेड हुई, और उसके बाद डिसेंट्रलाइज सेक्टर भी बन गई। तो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अब कॉटन इंडस्ट्रीज को हमें देखने को मिलता है कि ये अलग अलग तरीके से थी। पहले ये हैंडीलूम थी, कॉटन को पहले मशीन नहीं थी हम लोगों के पास, पहले हमें हाथ से ही बनाना पड़ता था, जैसे चरखा चलाते थे ना, हैंडीलूम था वो हैंडीलूम। उसके बाद पावर लूम आया, पावर लूम में हमने थोड़ा सा पानी से थोड़ी बिजली पैदा करी, वो आया। उसके बाद क्या कहते हैं मिल सेक्टर आ गया, जिसमें हमने मिल, बड़ी बड़ी मिल एस्टैब्लिशमेंट कर दी ऐसी वाली, और पूरी पूरी मशीन लगा दी बड़ी वाली, और फिर हमने फाइनली कॉटन बनाने की शुरुआत कर दी। पहले हम कॉटन से धागा बनाते हैं, फिर धागे से हम कपड़े बनाने लग जाते हैं। तो इसकी शुरुआत अलग अलग लेवल पे हमें देखने को मिली थी। इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो था वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोड्यूस डिक्लाइन फ्रॉम 86 to 6%, यानी कि 81 से घटकर वो 6 हो गया है। क्या कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर। डिसेंट्रलाइज सेक्टर जो है वो 59 से 59% हो गया, और पावर लूम क्या कहते हैं 19% है। तो ये है, ये आपने याद रखना। वैसे तो डेटा जरूरी नहीं है, ये डेटा जरूरी है कि भाई आप बताइए कि कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले अगर कोई कारक हमें देखने को मिलते हैं तो क्या देखने को मिलते हैं, पावर। क्योंकि इंडस्ट्री चल रही तो पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो हमें देखना पड़ता है लेबर सस्ती होनी जरूरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट तो है ही जरूरी। मार्केट, उसको बेचने के लिए मार्केट कहाँ होगी, और ट्रांसपोर्ट, लाने ले जाने के लिए सामान कहाँ से कैसे ले जाया जाएगा। तो ये तो किसी भी फैक्ट्री को क्या कहते हैं इफेक्ट करने वाले कारक हो सकते हैं। अब इंडिया के अंदर बात करी जाए तो इंडिया के अंदर 1921 के टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंडिया में जो कॉटन बनता था, जो हम उगाते हम लोग थे, पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस सारे कॉटन को उठा के अपने इंग्लैंड में लेके जाते थे। क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो लोग वहां से कॉटन बनाते थे। कॉटन बनाने के बाद यूरोप की कंट्री में, एशिया की कंट्री में, अफ्रीका की कंट्री में क्लोथ्स को बेच दिया करते थे, जिससे प्रॉफिट वो जनरेट कर लिया करते थे, और हमारे लोगों को भिखारी छोड़ दिया करते थे। लेकिन फाइनली इंडिया के अंदर गांधी जी को समझ में आया कि आपको बाइकआउट करना पड़ेगा उन सभी क्लोथ्स से जो बाहर बन रहे हैं। आपको अपने खुद के क्लोथ्स बनाने पड़ेंगे, या अपने ही मार्केट में अवेलेबल होने वाली जितनी भी चीजें हैं कॉटन से बनने वाली, उसे आप खुद बनाइए। सो दैट इज वाई गांधी जी मानते थे कि नॉर्मल इंसान अगर हर दिन 5 से 6 घंटे अगर वो ये चरखा चलाता है तो शायद से वो कॉटन बना लेगा और वो अपना कपड़ा खुद बना लेगा। तो गांधी जी ये करते थे, गांधी जी का ये मानना था। स्वदेशी मूवमेंट के तहत उन्होंने बाइकआउट करने की शुरुआत करी थी ब्रिटिशर्स गुड की, तो वहां से काफी इंपैक्ट देखने को मिला। जहां पे ब्रिटिशर्स उस टाइम पीरियड पे अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का व्यापार कर लिया करते थे, तो 1921 तक घटकर वो 51 करोड़ ही रह गया। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए है, बाकी इसमें करोड़ों थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब 1921 के बाद ये देखा गया कि ठीक है, फिर फाइनली हमने क्या करा, रेलवे इज अ कॉटन मिल डेवलप्ड, और उसके बाद हमने रेलवे कॉटन मिल डेवलप करनी चालू कर दी। रेलवे को कनेक्ट कर दिया, मतलब रेलवे को जहां पे कॉटन थे हमने वहां से उसको कनेक्ट कर दिया। देन फाइनली यहाँ पे हाइड्रल पावर के तहत हमने इंडस्ट्रीज को बनाया।
हाइड्रल पावर, जैसे कि बिजली लाने के लिए हमने कहा कि इससे बिजली हाइड्रल पावर, पानी जाएगा, मोटर घूमेगी, बिजली बनेगी और बिजली को हम क्या कर देंगे, इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर देंगे। तो पहले हाथ से बनाने वाला सिस्टम था, हाथ से बनाने वाला सिस्टम खत्म, हमने हाइड्रल पावर, पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई और फिर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी शुरुआत हो गई। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कॉटन मिल को ये हो रही है कि आज की डेट में ना कॉटन कपड़े पहनना किसी को पसंद नहीं है। आप लोग कूल जीन्स पहनना पसंद करते हैं, हाई फाई स्टैंडर्ड की फटी जीन्स पहनना पसंद करते हैं। आपसे कोई बोलेगा ना कि कॉटन का कपड़ा पहन ले, कॉटन की शर्ट पहन ले, तो आप खादी के कपड़े पहनना पसंद ही नहीं करेंगे। तो ये कंपटीशन है आज की डेट में कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, जो सिंथेटिक से बनने वाले कपड़े थोड़े से कूल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इंसान वो पहनना ज़्यादा पसंद कर रहा है और ना ही कि कॉटन से बने हुए क्लोथ्स। तो ये एक चैलेंज है कॉटन के लोगों के लिए, ठीक है, कॉटन की इंडस्ट्रीज के लिए। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। यही था, अब वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा जल्द ही। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो कॉटन के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।